हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं और आपके प्रोज का ये लेसन है पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा, शायद पढ़ा भी हो कभी। और ये आपका यूपी बोर्ड सिलेबस में पिछली साल कटौती में था, तो इस बार आपको पढ़ना है। लोग कहते हैं कि ये बड़ा हार्ड लेसन है, लेकिन ये बहुत ही आसान लेसन है। आप इसको पढ़िए, इसमें बड़ा आनंद आपको आने वाला है। और सिर्फ इसमें बताई गई है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे पहले आर्टिस्टों कैसे सजाया जाता था, क्या वो लगाते थे, सारी चीज़ें आप इस लेसन पढ़ने वाले हो। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स को लिखने वाले हैं अशोका मित्रन जी। ये तमिल हैं, अशोका मित्रन ने लिखा हुआ है। और ये पोएट्स एंड पैनकेक्स जो आपका लिया गया है, ये आपका लिया गया है माई ईयर्स विथ बॉस, एक बुक है जिसको लिया गया है कि माई ईयर विथ बॉस से लिया गया आपका पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट का मतलब सारे बच्चों को पता होगा, पोएट क्या होता है। पोएट का मतलब कवि होता है जो कविताएं लिखता है। और पैनकेक्स क्या है? पैनकेक्स वो मटेरियल्स थे उस समय जिन्हें ट्रक में भरकर मंगाया जाता था और इनका प्रयोग किया जाता था आर्टिस्टों की सजावट के लिए। जो आर्टिस्ट रहता था उनके मेकअप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था पैनकेक का, इसीलिए इसको पैनकेक्स कहा जाता था। ट्रक में भर के आता था, फिर इनको घोला जाता था एक बाल्टी वगैरह में, फिर उनके चेहरों पर लगाया जाता था जिससे कि सारे लोगों का स्किन टोन एक जैसा दिखे, सारे लोग एक जैसे दिखें। और क्योंकि बढ़िया दिखाना चाहते थे, मीन्स हम कह सकते हैं अच्छे से अच्छे आदमी को लोग बदसूरत बना देते थे इसको लगा करके, क्योंकि सारे लोग एक जैसे दिखते थे। कोई काला है तो गोरा दिख गया, गोरा है और गोरा दिखेगा, लेकिन सभी को एक समान करते थे इसको लगा करके। और जेमिनी स्टूडियो की बात है, द जेमिनी स्टूडियो आप याद रखिएगा। जेमिनी स्टूडियो शब्द आपके लिए, जेमिनी स्टूडियो है इन चेन्नई में था जेमिनी स्टूडियो, वहीं की बात है। और यहाँ इसके जो फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियो के, आपसे कभी पूछा जाए हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, तो आप बता सकते हैं एस एस वासन वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे एस एस वासन। और ये जो है यहाँ पर पैन केक जो था हमारा, उससे मेकअप किया जाता था एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का। तो जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में था और कहा जाता है कि पहले कभी ये रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, कि रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। और रॉबर्ट क्लाइव ने, आप रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुने होंगे, जो कि एक अंग्रेज था और वो इंडिया में आया था, बहुत सारे वार भी उसने जीते थे। और उसने एक यहाँ लिखा फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में है, वहाँ पर उसने सेंट मैरी चर्च में अपने शादी भी किया था। तो कहा जाता है कि कुछ समय तक ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसका स्टेबल मीन्स घोड़े के बांधने का स्थान, उसका अस्तबल हुआ करता था जेमिनी स्टूडियो। तो थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं आपको जेमिनी स्टूडियो से। ये तो हो गया, इसके ओनर भी बदलते रहे हैं, पहले बंगाली आया, फिर उसके बाद आपके कोई आंध्रा का कभी हुआ, कभी मराठी हुआ, ऐसे कई लोग बदलते रहे, ओनरशिप भी बदलती रही। तो जैसे परंपरा है हमारी कि कोई चीज़ लगातार नहीं रह जाती, तो वैसे ही बदलते बदलते कई लोगों के हाथ में गया। लेकिन जेमिनी स्टूडियो के अंदर सारी सुविधा थी, वहीं पर आर्टिस्ट का मेकअप किया जाता था, जहां पर पैन केक को लगाया जाता था मेकअप के लिए। उसमें लाइट लगी हुई थी जेमिनी स्टूडियो के अंदर, बहुत सारी लाइट्स थी। और ये लाइट्स जब कोई एक्टर वहां या एक्ट्रेसेस बैठती थी, तो वहां पर लाइट के सामने वो बैठती थी, उसका मेकअप किया जाता था। मीन्स आप कह सकते हो कि ये तो मेकअप रूम कम नाई की दुकान ज़्यादा लगता था। जैसे आप बाल कटवाने जाते हैं, नाई के सामने लगाए रहते हैं, पूरा बढ़िया से एकदम सजा देंगे आपको लाइट वगैरह, वैसे ही तो बेचारा टार्चर झेलता था एक्टर्स एंड एक्ट्रेस जो भी रहते थे। तो आप इसको कह सकते हैं जेमिनी स्टूडियो कम टार्चर रूम लगता था ये। लेकिन फिर भी उस समय की परंपरा थी, तो लोग का मेकअप किया जाता था, सारे लोग एक जैसे दिखें। और शायद राइटर कहना चाहता है, अशोका मित्रन जी कहना चाहते हैं, ग्रेटा गार्बो और ये मिस गौहर ने भी शायद इसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन हमारी आपकी ये रति अग्निहोत्री या वैजंती माला वगैरह जो भी रही होंगी, शायद इन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, मतलब ये उनके समय में नहीं था ऐसी व्यवस्था। इसके बाद आता है कि मेकअप जो किया जाता था चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का होता था, जो कि चीफ मेकअप मैन जो होता था वो चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का करता था मेकअप। और इसके जो असिस्टेंट होते थे, जो चीफ के बाद जो आते थे, जो उप कलाकार होते थे सेकंड नंबर के, उनको मेकअप करता था। और इनके अलावा एक ऑफिस बॉय होता था। ऑफिस बॉय क्या करता था? सारी क्राउड का मेकअप करता था,
सारी क्राउड का मेकअप करता था। मतलब ये है वो क्राउड को भीड़ में बाल्टी में घोल करके मेकअप को लेके चल देता था और सबको जैसे आप घर के अपने कमरे की पुताई करते हो ना, वैसे सारे चेहरे पर झाड़ू से मार देता था। एक लंबा सा ब्रश रखा रहता, सीधा लगा देता था उस पर कि मेकअप हो जाए। ठीक है, ये कुछ ऐसे तरीके से लिखा भी गया है। तो यहां पर जो ऑफिस बॉय है, आप भले ही नाम से ऑफिस बॉय उसको समझते हैं, लेकिन ऑफिस बॉय मतलब कोई बॉय नहीं है। वो ऑफिस बॉय जिसकी उम्र 40 साल है, वो एक आदमी है जो इस उद्देश्य से आया था जेमिनी स्टूडियो कि मुझे आगे चल करके यहाँ पर कोई काम मिलेगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा बड़ा सा। तो ये बड़ा सपना लेके आया था, लेकिन वो तो नहीं कर पाया। मीन्स पढ़ा लिखा भी बहुत था, वो रह गया। सिर्फ एक ही आदमी से उसको नफरत थी, उस ऑफिस बॉय को, जो था कोटमंगलम सुब्बू। ये नंबर 2 का ऑनर था जेमिनी स्टूडियो में। इसकी भूमिका नंबर 2 पर थी जेमिनी स्टूडियो में। और ये क्या करता था, बार बार कुछ न कुछ उसको सुनाता रहता था ऑफिस बॉय को, ऑफिस बॉय का। और ये जो कोटमंगलम सुब्बू था ना, ये ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने के कारण इसको ऊंचा पद दिया गया था वहां पर। और ये डायरेक्टर की भी मदद कर देता था, स्टोरी भी राइट बड़ी अच्छी करता था। इसका मीन्स सीन के बारे में बड़ा अच्छा अनुभव था इसका। कहीं भी सीन अगर फंसता था तो ये हेल्प करता था जा करके। और ये जो हमारा ऑफिस बॉय है, ऑफिस बॉय सिर्फ क्लिपिंग्स को पेपर के लिए काटता रहता था। आप सोचते होंगे क्या करता होगा क्लिपिंग, कुछ नहीं। उस क्लिपिंग को सारी ले करके वो ले जा करके उसी में अपना इकट्ठा करता था। एक फाइल बनाया था, उसी फाइल में ले जाके उसको रख देता था सभी क्लिपिंग्स को। तो वो उसका काम था। और कोई न कोई सुनाता रहता था उसको कुछ न कुछ। इसीलिए सोचता था कि ज़्यादा होता, अगर भीड़ की शूटिंग होती थी, बड़ा खुश रहता था ऑफिस बॉय। किसी बहाने कोई खाली तो नहीं रहेगा, सभी लोग ब्रशिंग में फ्री रहेंगे, मैं अपना काम कर लूंगा। तो कोटमंगलम सुब्बू जो है, जैसे कोई डायरेक्टर का सीन आया, द रैट फाइट्स द टाइग्रेस। एक मान लीजिए टाइग्रेस से किसी रैट की लड़ाई होती है। ये सीन था कि मान लीजिए डायरेक्टर ने दिखा भी दिया रैट की टाइग्रेस से, सीन था अंडर वाटर पानी के अंदर, और चूहे ने उसको पराजित कर दिया टाइग्रेस को। लेकिन अंत में चूहे को उस पर दया आ जाती है, टाइग्रेस के बच्चों के ऊपर, शावकों के ऊपर। मीन्स तो अब ये सीन कैसे दिखाया जाए डायरेक्टर को पता ही नहीं था। लेकिन कोटमंगलम सुब्बू ऐसा आदमी था जो कि कैसा भी सीन हो हेल्प कर देता था। तुरंत वो 4 तरीके उसको बता दिया। अगर उसको किसी तरीके से दिक्कत है तो 12 और तरीके बता देता था। मीन्स बड़ा अच्छा अनुभव था उसको सीन को क्रिएट करने में। इसीलिए इसके समय में फिल्म बड़ी अच्छी बन जाती थी, बड़ा अच्छा पैसा भी कमाती थी। और ये मान लीजिए तो कोटमंगलम सुब्बू की बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर है कि ये कार्यक्रम, तो ये सिलसिला वहाँ चलता रहता है। मैंने आपको बताया कि इस लेसन में सिर्फ जेमिनी स्टूडियो के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में, या वहाँ कैसे मेकअप किया जाता था, क्योंकि आपके लेसन का नाम पैनकेक है तो उसी के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो आप इसको समझिए। और एक यहाँ पर लिखा गया है तमिल वीकली आनंदा विकेतन, ये एक बुक है आप समझिए, जिसका संपादन किया था या आपके एस वासन ने, जो कि जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति की एंट्री होते मैं आपको बता दूं, उससे पहले एक वकील की बात है। एक वकील भी था। वकील इसलिए रखा जाता था इसमें कि जिससे कि सारे लोग का कोई मामला रहे तो एडवाइजरी के तौर पर एडवाइस लेने के लिए वकील को हायर किया जाता था। वकील रखते थे, वो कानूनी एडवाइस देता था। और वहां पर एक एक्ट्रेस की सीन थी, उसने कुछ भला बुरा किसी कहा था, बोल रही थी, तो उसने रिकॉर्ड करके उसको सुना दिया बाद में। और बाद में एक्ट्रेस बेचारी इतनी उब गई कि उसने काम छोड़कर वहां चली गई वहां से। बाद में उस वकील को भी निकाल दिया गया। और वकील एकमात्र ऐसा था जो कोट पैंट और टाई में आता था। बाकी सारे लोग जेमिनी स्टूडियो के गांधीवाद के समर्थक थे, और गांधीवादी विचारधारा होने के कारण सारे लोग उसमें खादी कुर्ता या धोती में पहन कर आते थे सारे लोग। तो ये तो वहां की बात हो गई, पहनावे की बात हो गई है। तो एक आदमी की एंट्री हुई थी उसमें, जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। एक बार इनको बुलावा आया था, कवि भी थे बहुत बड़े, तो इनको बुलाया। तो कोटमंगलम सुब्बू बड़ा खुश हुआ था कि आ रहे हैं तो भाई हमारे जैसे हमारी बिरादरी के हैं तो बढ़िया से भाषण वाषण देंगे। लेकिन वो आदमी आया और 1 घंटे तक स्पीच दिया, और किसी को भी स्पीच का कोई भी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आया कि क्या स्पीच दिया गया है। तो वो चला गया। बाद में आपके जो जिनके बारे में बात की जा रही है, जो आपके ऑफिस बॉय हैं जो हमको कहानी बता रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी समय के बाद जो आपको छोड़ दिया। और वो बहुत पैसा कमा पाए थे अपने जीवन में, इसीलिए वो जहाँ कहीं भी सस्ता सामान मिल जाता था उस सस्ते सामान को ही खरीदते थे। और एक बार उन्होंने किताब खरीद लिया था 50 पैसे में। लड़के से पूछा, एक लड़का था बेचने वाला, बोला कि 50 पैसे की किताब क्यों दे रहे हो? उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ये एक बुक प्रकाशित की गई थी।
और स्टीफन स्पेंडर इसमें राइटर भी थे। तो उसने देखा तो भाई ये तो मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है, इसने लिखा है, एक बार लाइब्रेरी में भी इनकी बुक पाए थे वो, तो 50 पैसे दे करके वो लिया। बच्चे ने कहा कि रूसी क्रांति के 50 साल हो गए हैं, इसीलिए किताब बेची जा रही है। तो आपकी यही समरी है। आपको अगर याद करना रहे समरी को, बड़ा आसान होता है। आप ऐसे ही कुछ की पॉइंट होते हैं, कुछ खास वर्ड होते हैं जो आप याद कर लीजिएगा। और आपका कॉमन सेंस है कि आप कोई चीज़ अगर आप सुन लेते हो और आप कोई शब्द याद करते हो, आप इससे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो कि कहाँ पर था, किसने स्थापना किया, कैसे था। कभी कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। अगर आपको तुरंत आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है, आप सीखिए और सिर्फ आप यही जैसे मैंने लिखा है नॉर्मल वे में वैसे आप तैयार कर लीजिए। खास पॉइंट अपने दिमाग में रखिए और आपको सारी समरी याद हो जाएगी पोएट एंड पैनकेक्स की। बाय शोका मित्रन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।